कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के डेरिवेशनों की सीरीज चल रही थी, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज डेरिवेशन संख्या 12 है। डेरिवेशन संख्या 12 में आपको मिलेगा व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की क्रियाविधि, व्हीटस्टोन सेतु की रचना, व्हीटस्टोन सेतु का डेरिवेशन। ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीटली इसको फिर क्या चल रहा है। चलिए, तो ओवरऑल इस डेरिवेशन को आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु से पहले आपको किरचॉफ के नियम जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि किरचॉफ के नियम इसमें लगेंगे इसका जब डेरिवेशन करेंगे तब। क्या डेरिवेशन करेंगे तब। तो पहले किरचॉफ के नियम में आपको थोड़ा सा समझा दूं। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे भाई। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ ने दो नियम में दिए थे। पहला नियम था धारा का नियम, या हम इसको बोलते हैं संधि का नियम। संधि का नियम क्या है कि जैसे कि कोई मान लीजिए संधि, संधि का मतलब क्या होता है। पहले तो संधि समझ लो। संधि जैसे कि पुराने टाइम पर दो राजा आपस में लड़ाई करते, उनके बीच में क्या हो जाए, सुलह हो जाए, संधि हो जाए, तो वो आपस में जुड़ जाते थे कि उन पर यदि तीसरा राज्य कोई अटैक करेगा तो वो मिलकर करेंगे। यानी दो या दो से अधिक लोगों का या तारों का या दो से अधिक चीजों का आपस में जुड़ना, वो संधि कहलाती है। ठीक है, जॉइंट एक प्रकार का। तो यहां पर संधि का, यहां पर क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स में परिपथ की बात चलेगी, तो यहां पर क्या होगा, दो या दो से अधिक तार या सर्किट या चालक या कोई भी चीज आपस में जुड़ रही होगी। ठीक है, तो जैसे मैं मान ले रहा हूं एक तार है, एक सर्किट में ये पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर धाराएं आपस में कुछ आ रही हैं कुछ जा रही हैं, इस तरीके से है। तो इस किरचॉफ ने यह नियम बताया था कि किसी भी संधि, संधि का मतलब किसी भी पॉइंट पर, यानी कि जॉइंट। ठीक है, इस जॉइंट पर किसी भी पॉइंट, यानी कि एक ऐसा जॉइंट जहां पर दो या दो से अधिक तार आपस में जुड़ रहे हैं, धारा आपस में जुड़ रही हैं, चालक आपस में जुड़ रहे हैं या चालक तार आपस में जुड़ रहे हैं, वो संधि है। तो किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सभी धाराओं, सभी यानी किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, सिग्मा का मतलब योग और बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने बताया कि संधि पर जितनी धाराएं आती हैं वही संधि से दूर जाती हैं। बस इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है कि यहां पर मैं देखिएगा, मैं कह रहा हूं ये आपका I1, ये आपका I2, ये आपका I3, ये आपका I4। तो सिंपल सी बात ये है कि संधि पर देखिए ये I1 दूर जा रही है तो माइनस का I1 लेंगे, I2 संधि की ओर यानी इस पॉइंट की ओर आ रही है तो प्लस I2 लेंगे, ये जा रही है दूर तो प्लस I3 माइनस I3, ये भी दूर जा रही है तो माइनस I4 बराबर 0। तो ये सारी चीज उधर पहुंच जाएंगी तो I2 बराबर I1 प्लस I3 प्लस I4, इस तरीके से हो जाएगा। तो मतलब संधि की ओर आने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होती है। तो ये आपका संधि का नियम। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या तो ऐसे बोल दो, या किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ये पहला नियम था किरचॉफ का। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा नियम भी इन्होंने दिया था जिसको बोलते हैं बंद पास का नियम। क्या, बंद पास का नियम, या इसको हम वोल्टेज का नियम भी बोलते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, जैसे कि कोई भी सर्किट है उसमें प्रतिरोध भी लगा होगा, उसमें धारा भी प्रवाहित हो रही है, तो किसी सर्किट के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगने वाले सभी विद्युत वाहक सेल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या बोला, किसी भी सर्किट के किसी भी खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगने वाले विद्युत वाहक सेल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। ठीक है, सिग्मा का मतलब आपका क्या है,
सदिश योग, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का सदिश योग विद्युत वाहक बल के सदिश योग के बराबर होता है, ये बराबर होता है, ठीक है। ये आपका द्वितीय नियम। अब इसका यूज कहाँ पे होगा आगे बता देंगे हम, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। फिलहाल आप किरचॉफ के नियम भी आपको समझ में आ गए, कभी कभी किरचॉफ के नियम आपसे पूछ लेता है। अब सीधे सीधे इस पर आते हैं। व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है बेसिकली? व्हीटस्टोन सेतु एक प्रतिरोधों की एक व्यवस्था होती है जिससे हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। या ऐसे बोल दीजिए और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए परिभाषा को। व्हीटस्टोन सेतु चार प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब इसकी रचना पहले करते हैं। इसकी रचना देखिएगा, मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा, सारी रचना आपको समझ में आ जाएगी। रचना के लिए आपको क्या लेने हैं? 1 2 3 4, ये 4 प्रतिरोध हैं हमारे पास। क्या है इसमें? 3 चीजें नहीं, 4 पॉइंट लेने हैं आपको, 4 बातें लिखनी है, 4 चीज आपको होनी चाहिए रचना के लिए। वैद्युत प्रतिरोध कितने हैं? 1 2 3 4, P Q R S, ये 4 वैद्युत प्रतिरोध हैं। एक धारामापी होना चाहिए, 2 कुंजी होनी चाहिए K1 और K2, एक विद्युत वाहक सेल होना चाहिए। अब इनको अरेंज कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिएगा, यही थ्योरी बनती रहेगी। हमारे पास 4 प्रतिरोध P Q R S होते हैं, लिखते रहेंगे हम। हमारे पास, या ऐसे करिएगा, व्हीटस्टोन सेतु में क्या है? रचना कर रहे हैं ना व्हीटस्टोन की। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध P Q R S होते हैं। 4 प्रतिरोध P Q R S होते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक चतुर्भुज A B C D का निर्माण करते हैं। ये देखो, ये चित्र बनाना, ये निर्माण हो गया A B C D। चतुर्भुज ऐसा ही तो होता है, ऐसा, और लगभग इस तरीके से बना हुआ है। ये भी जो श्रेणी क्रम में जुड़कर समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। ये हो गया भाई ABCD का। अब एक चीज आप जानते हो, देखिए प्रतिरोधों का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप जानते होंगे, जो चतुर्भुज होता है, जैसे कि मैं मान लीजिए ये मेरे पास एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये चतुर्भुज है कोई भी A B C D। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि ये वाली जो चीज है, ये DB और ये AC, ये क्या कहलाते हैं? ये आपके ये दोनों, ये वाले और ये वाले क्या कहलाते हैं? विकर्ण कहलाते हैं। इतना तो जानते ही होंगे, विकर्ण, ठीक है। तो एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं आमने सामने, जो तिर्यक A और C, एक ये विकर्ण है और एक B और D ये विकर्ण है। ऐसे यहां पर क्या है? B और D ये विकर्ण होगा और एक ये विकर्ण होगा A और C। A और C को ऐसा मत सोच रहे बाहर से जोड़ा गया, नहीं, ऐसे ही समझ लो। ये बात यही है कि हम इसको, जैसे समझ लो ये AC है, तो इसको ऐसे ना जोड़ के मैं इस तरीके से भी तो जोड़ सकता हूं, ऐसे, बात वही बन गई है ना। तो ये अपने आप में देख लो व्हीटस्टोन सेतु टाइप का बन गया, नहीं बन गया? तो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या है, इतना हमने लिख दिया, चतुर्भुज बन गया। तो इसके ऐसे लिखेंगे, इसके एक विकर्ण, पहले इसकी बात कर ले रहे हैं, AC में एक विकर्ण AC में, कौन सा विकर्ण? एक विकर्ण AC विकर्ण है, इसमें एक विद्युत वाहक सेल तथा एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। इसके एक विकर्ण AC में एक विद्युत वाहक सेल E तथा कुंजी K1
जोड़ देते हैं। ये जोड़ दी हमने कुंजी K1, और इसके दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी G तथा दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं, तथा इसके दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी G तथा G और एक G व, ऐसे लिख दीजिए, G व दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। हो गया काम खत्म। समझ में आई बात? ये धारामापी का ही काम खत्म हो गया। ये देखिए E और K1 एक साथ जोड़ दिए, ये दोनों एक विकर्ण में जोड़ दिए, बात खत्म, बन गई। बस ये इतनी थ्योरी है इसकी, बस ये संरचना बन के तैयार होगी। एक हमारे पास क्या होता है, इसमें व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समान सा चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। इसके एक विकर्ण AC में एक विद्युत वाहक सेल और एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं, तथा इसके दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी G तथा एक दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ये जोड़ देते हैं, ठीक है। इस सेतु को इस प्रकार समायोजित करते हैं, इस सेतु को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल से धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो ऐसी स्थिति को सेतु की संतुलित अवस्था कहते हैं, और सेतु की संतुलन स्थिति में या संतुलित अवस्था में या सेतु की संतुलन अवस्था में P/Q बराबर R/S होता है। अब ये भला क्या लिख दी सर, इसका थोड़ा सा हमें बता दीजिए मैटर क्या है। इसका मैटर ये है कि सेतु को इस प्रकार से हम प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं, इस प्रकार का मान अरेंज करके रखते हैं इनको, कि जब हम सेल से इसमें धारा प्रवाहित करें तो ये सेल से ये धारा गई, ये मान लीजिए I धारा इससे निकली, ये I धारा यहां पहुंची, ये I धारा यहां पहुंच गई। यहां से दो रास्ते मिले तो ये I धारा दो भागों में बट गई, ये I1 और नीचे I2 इस तरह से, और ये धारा ऐसे के ऐसे ही निकल गई, ये I1 ऐसे निकल गई और ये I2 इस तरह से निकल गई, और ये फिर दोनों यहां से मिली और ये फिर दोनों मिलकर क्या बन गई, यहां से वही I बन गई, क्योंकि I1 प्लस I2 फिर से I बन गई और ये धारा फिर से यहां पर निकल आई, ये I निकल आई। तो मतलब क्या है कि इस वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, सीधी एक धारा ऐसे निकल गई, एक ऐसे निकल गई, ठीक है। तो मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, मतलब क्या है कि इसका जो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हुआ। मान लीजिए ये हिल जाती सुई तो इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित हुई, लेकिन ये इस प्रकार से अरेंज करते हैं इस सेतु को कि धारा यहां से इधर निकल जाए और इधर निकल जाए। जब ऐसे धारा इस बीच वाली रेखा में, अर्थात तो इस बीच वाले तार में कोई धारा प्रवाहित ना हो, सीधी धारा निकल जाए, तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं ये सेतु की संतुलित अवस्था है। और इस अवस्था में होता है P/Q बराबर R/S, यानी P/Q बराबर R/S, यानी इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात बराबर रहता है। ये कब है? संतुलित अवस्था में, और यही चीज हमको प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर देखो, यहां से यानी कि सेतु को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि सेल से धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। तो ऐसी अवस्था को, जब इसमें कोई विक्षेप ना हो, तो ऐसी अवस्था को हम संतुलित अवस्था कहते हैं, और संतुलित अवस्था में P/Q बराबर R/S होता है।
अब यही चीज हम प्रूव करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थ्योरी का, इतनी ही थ्योरी करनी है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी थी, कोई इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। चलिएगा अब थोड़ा सा हम इसका प्रूव कर लेते हैं। हमने क्या करा, थोड़ा सा इसमें प्रूव करेंगे मस्त तरीके से। हमने क्या करा, सेल, पहले हमने क्या करा, ये हमारा पूरा सर्किट है। हुआ क्या था, जब हम सेल ई के पास वाली कुंडी K1 को दबाते हैं, कुंजी K1 को दबाते हैं, तो सेल से I धारा प्रवाहित होती है, जो कि बिंदु A पर दो भागों I1 व I2 में बट जाती है। ये सेल ई की जो धारा है बिंदु A पर दो भागों में बट गई। I1 धारा A B C रास्ते से और I2 धारा A D C रास्ते से निकलकर पुनः सेल में प्रवेश करती है, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ, तो वही काम अब हम करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा, यहां से हम पहले तो सर्किट ले रहे हैं, सीधे सीधे ऐसे धारा निकल के, अब इतना तो समझ में आ गया, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि संतुलित अवस्था में इसमें धारा क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने सेतु को इस प्रकार से समायोजित किया है कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, क्योंकि संतुलित अवस्था का ही तो हमको डेरिवेशन प्राप्त करना है। चलिए करते हैं। तो हम पहले ले रहे हैं बंद पास, इसमें किरचॉफ का नियम लगेगा। बंद पास कौन सा ले रहे हैं, पहले A B D A में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम को हम वोल्टेज का नियम भी तो बोलते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, तो KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर, यानी किरचॉफ का नियम लगाने पर, समझ जाना, KVL लगाने पर, इस पर लगाएंगे। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, वोल्टेज नियम, सिग्मा I R बराबर सिग्मा E, ये सर्किट में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल सर्किट में लगने वाले विद्युत वाहक सेल के बराबर होता है। तो वही काम करेंगे। यहां से देखिएगा, इधर चल रहे हैं हम, इसमें इस तरीके से घूमेंगे, A से B चले, A से B में हमें धारा कितनी मिली, I1 धारा मिली, इधर ही चल रहे हैं, प्रतिरोध भी इधर मिल रहा है हमको, तो प्लस लगाएंगे I1, इसके साथ प्रतिरोध कौन सा मिला, P मिला, इंटू P। फिर हम आगे चले, इसमें कोई धारा नहीं मिली, कोई बात नहीं, अब हम ऐसे चल रहे हैं, लेकिन हमको एक प्रतिरोध मिला R और इसमें धारा मिली ऐसे, हमको चलना ऐसे है D से A, लेकिन धारा हमको मिल रही है A से D, यानी उल्टी दिशा में, हमको चलना ऐसे, धारा ऐसे मिली, तो लगा देंगे माइनस चिन्ह। धारा कितनी है, I2 इंटू इसमें प्रतिरोध कौन सा है, R है, बराबर, और तो कोई प्रतिरोध नहीं है इस वाली लाइन में, नहीं जी कोई नहीं है। चलिएगा अब इस वाले में A B D A में कोई विद्युत वाहक सेल इस टाइप का दिखाई दिया नहीं। आप कहेंगे सर ये तो जुड़ रहा नहीं, ये A और C के बीच जुड़ रहा है, ना कि इस वाले सर्किट में। इस बंद पास में देखो A B D A में कोई ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा, तो 0। तो इसका मतलब ये हो गया I1P और माइनस I2R बराबर 0, I1P बराबर ये हो जाएगा I2R, I1 को इसके नीचे ले लेंगे, I1 अपॉन I2 बराबर हो जाएगा R अपॉन P। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, I1 इधर आ गया, P इधर पहुंच गया, तो I1 अपॉन I2 बराबर P आ गया। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, क्लियर है। चलिएगा अब आगे की बात कर लेते हैं। अब दूसरा लेंगे हम, बंद पास। आपके कौन से बंद पास में करेंगे हम बात, इसमें BCDB में KVL लगाने पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, अर्थात किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, वही यहां से करेंगे। इसमें से हमें B से C की ओर जा रहे हैं, धारा क्या मिलेगी, I1 प्लस की I1 इंटू, और इसमें प्रतिरोध कौन सा है, Q। ये प्लस क्यों लिया, क्योंकि हमको ऐसे ही धारा मिली और ऐसे ही हम चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं ना, ऐसे।
अब सी से डी देखिएगा, सी से डी चलने पर हमको धारा मिल रही है माइनस का I2 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि धारा विपरीत दिशा में, क्योंकि हमको सी से डी जाना है लेकिन धारा ऐसे मिल रही है, और इसमें प्रतिरोध कौन सा है? S, क्योंकि ये S भी अपने आप में प्रतिरोध है। फिर डी से बी चलेंगे तो इसमें कोई धारा नहीं है, तो कोई धारा नहीं है तो बात खत्म। बराबर इसमें बी सी डी बी में कोई भी एक सेल लग रहा है? नहीं लग रहा, इसमें भी कोई सेल नहीं लग रहा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से देखेंगे हम तो ये हो जाएगा I1 इंटू क्यू माइनस I2S बराबर 0। I1 क्यू बराबर ये हो जाएगा I2S, और इस I1 अपॉन I2 बराबर हो जाएगा S अपॉन क्यू। बात समझे? I1 अपॉन I2 बराबर ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अब ये I1 अपॉन I2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहां पे ले देंगे I1 अपॉन I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा S अपॉन क्यू बराबर R अपॉन P। P इधर चला जाएगा, S नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S। क्या यही हमको प्रूव करना था? प्रूव, यही सेतु की संतुलित अवस्था होती है, यही सेतु की संतुलन अवस्था होती है, संतुलन अवस्था होती है, यही होती है भाई सेतु की संतुलन अवस्था। तो सेतु की संतुलन अवस्था में हम P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S रखते हैं। सेतु की संतुलन अवस्था में देखिए, यहां तक कर लीजिए। यहां तक करने के बाद मैं आपको कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट यहां तक ले लीजिएगा। यहां से बाद में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके पेपर में काम आएंगे। ठीक है, संतुलन की अवस्था में देखिएगा, यहां से नोट करके लिख लेंगे हम, तो कि आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और उसके लिए। ठीक है, आपका देखिएगा संतुलन की अवस्था की बात कर रहा हूं मैं। संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में आप ऐसा समझ लीजिएगा कि आपसे कोई पूछे कि सेतु की संतुलन अवस्था में कौन कौन से बिंदु का विभव समान होगा, तो मोस्टली क्या करते हैं? बी ए बराबर बी सी कह देते, नहीं, बी डी बराबर ये बी बी बराबर बी डी, यानी कि इन दोनों पॉइंटों का विभव आपस में बराबर होगा। ये दोनों पॉइंट समान विभव पर होते हैं संतुलन की अवस्था में। पहली चीज, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि संतुलन की अवस्था में हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं कि इस सेल को, जरूरी नहीं है कि इसको हम इसी में लगाएं, नहीं, इसको बदल भी सकते हैं। कैसे? इस धारा मापी को हम इसमें जोड़ दें और इस सेल को इस वाले में लगा दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आपका P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S ही होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट यह है कि परपथ की BD और AC भुजाएं, BD और AC भुजाएं, ये AC भुजा और ये आपकी BD भुजा, ये दोनों कैसी कहलाती हैं? संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। ये आपस में संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। याद रखिएगा, व्हीटस्टोन सेतु में ये आपस में संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। चलिएगा, तो बस यही, आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आपके नॉर्मली ये हो गया। और हाँ, एक चीज और, कभी कभी पूछ लेता है सेतु की सुग्राह्यता सबसे अधिक कब होगी? व्हीटस्टोन सेतु में सुग्राह्यता, इसकी सुग्राह्यता सबसे अधिक कब होगी? तब होगी जब हम इन चारों प्रतिरोधों P, Q, R, S, ये चारों प्रतिरोध एक ही कोटि में लिए जाएं। एक ही कोटि का मतलब क्या है कि यदि मैं इनको ओम में ले रहा हूं तो सभी को ओम में ही लें, तब इसकी सुग्राह्यता ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा अच्छा मान प्रोवाइड करेगा। लेकिन ऐसा ना हो एक को हम ओम में ले रहे हैं, दूसरे को हमने किलो ओम ले लिया, तीसरे को मिली ओम ले लिया, इसको माइक्रो ओम ले लिया। अब इसमें क्या आ गया? एक अंतर आ गया, सभी प्रतिरोधों के मान में अंतर आ गया, यानी अलग अलग कोटि के हो गए। तो अब ये माप जो देगा वो गलत देगा, इसमें एरर आ जाएगा।
ठीक है। तो अधिक सुग्राही का मतलब क्या है, ज्यादा सटीक और सही मान कब देगा, जब ये सारे के सारे, जरूरी नहीं है कि ओम में लिए जाए, नहीं, आप ऐसा कर लो, किलो ओम में ले रहे हो तो सारी चीज किलो ओम में ही लो, किलो ओम में ले रहे हो, या माइक्रो ओम में ले रहे हो तो माइक्रो ओम में ही लो, सभी को एक जैसे मात्रकों में चुनाव करो, ठीक है, तब ये अच्छा और सटीक मान देगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपने इंजॉय करके पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा तेजी से डेरिवेशन कराएंगे, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए वीडियो लाते रहे। जय